हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसमें से सिविक सेक्शन चैप्टर 24 पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर क्या होता है, रोल क्या और इम्पोर्टेंस की है। देखो, हमारा जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे चलता है, मतलब यहाँ पर चुनाव होते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए कैसे होंगे, कौन खड़ा हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी चलती है। जब मैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करती हूँ तो उसका मतलब ये है कि जैसे जो प्रेसिडेंट है उसके चुनाव हम लोग नहीं करते सीधे, उसके चुनाव जो हम सेंटर पे एमपीज बिठाते हैं, जो एमएलए बिठाते हैं, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है वो हम लोग नहीं करते। वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स के चुनाव करते हैं। तो कुछ हद तक डायरेक्ट इलेक्शन है जहां पर हम लोकसभा के लिए मेंबर भेजते हैं या असेंबली में स्टेट्स की मेंबर चुन के भेजते हैं जिन्हें हम एमएलए बोलते हैं या एमपी बोलते हैं सेंटर पे। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होती है जहां पर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो चुने जाते हैं और फिर वो आगे जाके और चुनाव करते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम है जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होती है उसे हम ये बोलते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में चलता है। अब बात करते हैं सांसद की, जिसे हम इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। वो वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया, पार्लर। ये वो वाला पार्लर नहीं है जहां मेकअप कराने जाते हैं, बट PARLER है, जिसका मतलब है बातचीत करना, टू हैव कॉन्वर्सेशन। तो पार्लियामेंट, संसद, वो वाली जगह है जहां लोग इकट्ठे आते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर। तो पार्लियामेंट एक ऐसा सिस्टम है गवर्न करने का जिसमें एग्जीक्यूटिव भी होते हैं जो पॉलिसीज बनती हैं उनको लागू भी करते हैं, और लेजिस्लेचर भी वहीं पे बैठते हैं। इनका आपस में एक गहरा रिश्ता होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इकट्ठे बैठते हैं। मतलब जो हम एमपी चुनते हैं वो लेजिस्लेचर का काम भी करते हैं कानून बनाने का, और उसको इम्प्लीमेंट मतलब उसको लागू करने का काम भी वही लोग करते हैं। सारे के सारे जो मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के, वो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब जैसे आप ये बोलिए, ये पार्लियामेंट है, ठीक है, ये एक लोकसभा है जिसमें 5 साल बाद चुनाव होते हैं, हम यहाँ पर मेंबर्स बिठाते हैं। और एक इसके अंदर आता है राज्यसभा, इसके चुनाव नहीं होते। यहाँ पे जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ से लोग उठाकर राज्यसभा में भेजे जाते हैं, और कुछ जो मिनिस्टर लोग होते हैं दोनों में से वो एग्जीक्यूट करते हैं पॉलिसीज को। तो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट जो है वो 2 हाउसेस से बनता है, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। बट अगर पार्लियामेंट की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, इसके अलावा प्रेसिडेंट भी आते हैं। वो बैठते नहीं है लेकिन वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन अगर 2 हाउसेस के बारे में पूछा है तो वो लोकसभा और राज्यसभा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसीज एग्जीक्यूट करते हैं उनकी जवाबदेही होती है घर में कि किस तरीके से लागू किया गया, क्या नियमों को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा मतलब लोगों की सभा, हाउस ऑफ द पीपल इसे बोला जाता है। डायरेक्टली चुनाव होकर 5 साल बाद इंडिया में लोकसभा के लिए मेंबर्स चुने जाते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की वो 545 होती है। कहने का मतलब इंडिया को छोटे छोटे 545 हिस्सों में बांटा जाता है जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है, और वहां से चुनाव होके 545 लोग जो हैं वो लोकसभा में जाकर बैठते हैं, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। अब यहाँ पर 545 जो है वो हम ये कहेंगे कि 545 अगर चुनाव होते तो बहुत अच्छी बात है, पांच सारे के। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें से 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। वो नॉमिनेट तब किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन ट्राइब है। एंग्लो इंडियन मतलब ब्रिटिशर्स तो चले गए, उनके बाद कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर रह गए थे, हमने उनको भी अधिकार दिया कि आप भी चुनाव कर सकते हो, अपने लोगों को यहाँ पर भेज सकते हो। तो अगर तो वो चुनाव में जीत जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रेसिडेंट ने सीट्स पक्की की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पक्की हुई है कि 2 लोग जो है वो नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 543 तो हिस्से हो गए इंडिया के, उसके अलावा 2 एंग्लो इंडियंस हैं। और डिवीजन अगर हमने करनी है इसके अंदर तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मेंबर्स जो है वो स्टेट से आते हैं, कुछ मेंबर्स यहाँ पर यूटी से भी चुनकर आते हैं। अब 2 एंग्लो इंडियंस है, अब एंग्लो इंडियंस का मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया कि एंग्लो इंडियंस की 2 सीट्स जो है वो रिजर्व की हुई है, जो ब्रिटिशर्स के पीछे रह गए थे। हमने बोला हम तुम्हारे जैसा रवैया तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, हम तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा कुछ सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्व की गई है ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एडिक्वेट मिले। तो कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं? ये 543 में से 85 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स जो है शेड्यूल ट्राइब के लोग इसी के अंदर आते हैं। पंजाब की बात की जाए तो 13 लोकसभा के
हिस्से होते हैं और 13 मेंबर्स चुनाव करके, मतलब पंजाब से 13 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोकसभा में जाते हैं। इसीलिए हम ये कहेंगे कि सब स्टेट्स का नंबर फिक्स नहीं है, वो स्टेट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो हाउस है, जब प्रेसिडेंट को लगे कि इसमें जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, डेकोरम मेंटेन नहीं है, कोई और प्रेसिडेंट को काम लगे, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व करना मतलब इसको खारिज कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है कुछ रूल्स के आधार पे। और जब ये डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद इसमें दोबारा इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं और फिर नया एक बॉडी बनती है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डिसॉल्व होने के बाद ही ये सब कुछ होता है, उससे पहले नहीं होता। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं, मेजोरिटी नहीं है जिस सरकार ने यहाँ पर, वो मतलब ऐसे है ना, देखो लोकसभा में क्या है, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें जीत जाती है, जो पार्टी, उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। किसी टाइम पे प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ये पार्टी जो है मेजोरिटी में नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रही है, तो वो पूरी की पूरी लोकसभा को ही खारिज कर दिया जाता है और फिर इलेक्शंस दोबारा से होते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है। जैसे लोकसभा तो हर 5 साल बाद डिसॉल्व होकर नया बन जाता है, राज्यसभा में कुछ और केस है। इसमें टोटल जो स्ट्रेंथ होती है वो 250 होती है। इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, इसको अपर हाउस बोला जाता है। इसमें जो मैक्सिमम बंदे हैं वो 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो है वो स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जिन्होंने कुछ अच्छा हासिल किया होता है। किस किस की फील्ड में? लिटरेचर, सोशल सर्विस, साइंस और आर्ट्स। इसमें स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन कई बार कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी सोशल सर्विस में, सामाजिक सेवा में इतना अच्छा काम कर देती है, जैसे हेमा मालिनी हो गई, जया बच्चन हो गए, वो सब एक इंडस्ट्री से आते हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं सोशल सर्विस के कॉज पे। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि अच्छे रिप्रेजेंटेड हैं तो वो राज्यसभा के मेंबर बना दिए जाते हैं। वो बंदे 12 ही होते हैं। याद रखना कौन सी चीज नहीं है इसके अंदर, वो स्पोर्ट्स नहीं है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो 238 कैसे आते हैं? 238 आते हैं, जो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट्स की जो सभा है, वहां से चुनकर लोगों को यहाँ पर राज्यसभा में भेजा जाता है। और यहाँ पर एक बंदे का जो टेन्योर होता है, जैसे लोकसभा में 5 साल होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, 1/3 लोग जो है हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। इसका ऐसे सिटिंग की हुई है, हर 2 साल बाद 1/3 लोग जो है वो रिटायर होते रहते हैं। और एक बंदे का जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है, 6 इयर्स का। तो कभी भी ये पूरा का पूरा घर या हाउस जो है वो खारिज नहीं होता, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है। मतलब 1/3 करके जो लोग हैं वो यहाँ से रिटायर होते रहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली से स्टेट की यहाँ पर लोग जाते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक मेंबर का जो टर्म है वो 2 इयर्स का होता है। 2 इयर्स नहीं है, वो 6 इयर्स है। आप अपने मैम से पूछ सकते हो। ठीक है, और इसमें हम ये कह सकते हैं राज्यसभा में पंजाब की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, कितने मेंबर है? वो है 7। जैसे लोकसभा में 13 थे, राज्यसभा में 7 है। अब कुछ फीचर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनेटेड मतलब जो चुनाव करके नहीं आए, रियल एग्जीक्यूटिव मतलब जो चुन के वहां पर बैठे हैं और जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं पॉलिसीज को। एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने वाले, पॉलिसी को लागू करने वाले, और लेजिस्लेचर के बीच में एक गहरा संबंध है। हम ये कहेंगे सारे के सारे पार्लियामेंट में ही बैठते हैं। अगर कोई भी मिनिस्टर या कोई भी एग्जीक्यूटिव कोई काम कर रहा है तो उसकी जवाबदेही जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को रहती है कि किस तरीके से लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। या लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह आप कह सकते हैं हाउस को रहती है, लोकसभा को, राज्यसभा को उनकी जवाबदेही रहती है कि सरकार कर क्या रही है। ये सारा का सारा घर जो है ये चलता है प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के नीचे। इनडेफिनाइट टर्म होता है एग्जीक्यूटिव का। आप ये कह सकते हैं चलो राज्यसभा के जो लोग हैं वो तो 6 साल बाद रिटायर होंगे। ये जो एग्जीक्यूट करते हैं पॉलिसीज, इसके अलावा कुछ आईएएस अफसर वगैरह भी होते हैं जो लागू करते हैं पॉलिसी, बट ये टेम्परेरी होते हैं। जितने मिनिस्टर लोग होते हैं 5 साल बाद चले जाते हैं। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं अफसर लोग, वो अपना जितना रिटायरमेंट पीरियड होता है सर्विस का उस टाइम तक ये एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद लीगल रिकग्निशन दी जाती है। ये नहीं कि एक पार्टी जीत गई तो सरकार बना ली, नहीं, और पार्टीज भी जो है वो बैठ के चेक करती है कि सरकार जो काम कर रही है लोगों के हित में कर रही है, प्रोमिसेस फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। तो जो लोकसभा है या जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ एक पार्टी से नहीं बनता। अलग अलग पार्टी ने जितनी सीटें जीती होती है ओवरऑल इंडिया में, वो सब मिलके इस पार्टी के ऊपर एक चेक रखती है कि भाई तुम लोगों के हित में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। डिस्कशन उस हिसाब से होती है।
और इन सब की आपस में एक कलेक्टिव और इंडिविजुअल एक इंसान की, जिसे हम कहते हैं जो एमपी बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसको लोगों ने चुन के यहाँ पे बिठाया। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए बोलना। आगे क्या रीजंस है कि हमने ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप जो इंडिया में स्थापित किया? देखो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये दोनों चीजें हमारी कंट्री में है। अब आप ब्रिटेन की बात करो, जो हम पे प्रशासन करके गए हैं, वहां पे पार्लियामेंट चलता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए के अंदर है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, दोनों में से अच्छी चीजें हमने उठानी है, तो हमारी कंट्री के अंदर एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेचर्स जो है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्लियामेंट्री सेटअप और एक प्रेसिडेंशियल सेटअप। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को क्यों लगा कि ये दोनों उठाने जरूरी है इंडिया के प्रशासन को चलाने के लिए? पहली बात ये कि हमारे को पार्लियामेंट चलाने की काफी सूझबूझ आ गई थी जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने अलग अलग एक्ट्स जो निकाले थे वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के जरिए निकाले थे। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज थी इंडिया के लोगों को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। इंडिपेंडेंस से पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बेशक ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग एक्ट्स कानून निकाल रही थी, कभी 1861 में निकाल दिया, 92 में, 1919 में, 1935 में। तो ये जो चीजें हैं ये हमें एक सीख दे रही थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता कैसे है, और इस तरीके की जो गवर्नमेंट की फॉर्म है उसे अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनकी पहली चॉइस भी यही थी कि नहीं यार, पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट थे कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के मैं बोलूंगी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने ये बोला था कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर आप जवाबदेही रहती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है। अगर लोगों को लगता है कि हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो अगले इलेक्शन आते ही उनको आउट कर देते हैं, किसी और पार्टी को वोट कर देते हैं। और ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है कि हर 5 साल बाद चुनाव होंगे, सरकार नहीं बनेगी, तो वो एक परमानेंस की स्थिति बनी रहती है। अगली बात, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया बहुत देर तक एक स्लेव बना रहा है, सेंचुरीज तक, लेकिन हमें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी लोगों के लिए जवाबदेही हो। और इलेक्शन टाइम पे तो जवाबदेही होती है, पूछा जाता है कि तुम लोगों ने अब तक किया क्या है। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, वो हमने स्थापित किया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो सिस्टम है इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं जब भी लोगों को लगे, इंडिया के लोगों को, कि गवर्नमेंट को चेंजेस करने चाहिए, बदलाव लाने चाहिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, तो ये यहाँ पे चेंजेस लाए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके। प्लस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू द कोर। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो ये बताती है कि यार चुनाव हो रहे हैं इस देश में, जब चुनाव हो रहे हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोग नहीं पार्टिसिपेट करते, सिर्फ एमपी एमएलए के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक हो गया ना, कि हम अपने चुनिंदा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुन के भेज रहे हैं ताकि वो हमारे लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बना सके, जो सरकार पावर में उसको क्वेश्चन कर सके, उसको क्रिटिसाइज कर सके। इन सब कारणों की वजह से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट है। तो मैं ये बोलूंगी कि हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया है, वो है इंग्लैंड से। बट ये भी है कि हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी है, प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं, जो यूएस में चलता है। मेजर सिस्टम पार्लियामेंट के सिर पे चलता है। अब काम क्या करती है पार्लियामेंट? कानून बनाती है। सबसे पहले कानून बनाते हुए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे कान, नाक, मुंह वगैरह है ना, वैसे ही गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, जहां पर कानून बनाए जाते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जहां पर कानून जो है वो लागू किए जाते हैं। और एक होता है जुडिशरी, जहां पर जस्टिस दिया जाता है। अगर आपके राइट्स खराब हो रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं, तो आप जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून बनाने की, वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कानून, लॉज बनाती है। पार्लियामेंट ये मान लीजिए है। अब किसी एक बंदे ने बोला यार ये कानून बनाने की जरूरत है, तो वो जो पेशकश करता है ना कि ये कानून ये वाला बनना चाहिए, जो पेशकश की जाती है उसे हम बिल बोलते हैं। मुझे पता है बिल तब भी आता है जब आप कहीं खाना खाने जाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जब कोई पेशकश की जाती है उसे हम बिल बोलते हैं। वो लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है। उसके बाद जब उसे सब लोग अप्रूव कर देते हैं, हाँ हो जाती है सब लोगों की, उसके ऊपर मान जाते हैं, उसके बाद लगते हैं प्रेसिडेंट के साइन उसके ऊपर। प्रेसिडेंट के साइन लगने के बाद बोल रही हूँ कि वो एक एक्ट बनता है या एक लॉ बनता है।
कानून बनता है। पहले बिल होता है, पास होता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा से, अगर पास हो जाता है, मेजोरिटी बन जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं और फिर वो एक्ट बनता है। कई बार प्रेसिडेंट को लगता है कि यार लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग करनी है, जॉइंट सेशन बुलाना है, तो भी वो बुलवाया जा सकता है अगर लॉ के ऊपर सहमति ना बन रही हो दोनों हाउसेस की। मान लीजिए लोकसभा ने एक बिल पास कर दिया, राज्यसभा बोलता है नहीं ये सही नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट है वो दोनों का एक जॉइंट सेशन बुला सकते हैं कि प्रॉब्लम बताओ क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, कोई और कारण हो सकता है जॉइंट सेशन बुलाने का। ये जो बिल हैं ये अलग अलग स्टेजेस से निकलते हैं, मैंने आपको बताया अप्रूवल होता है, फिर स्क्रूटनी होगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जो पार्लियामेंट है उसके पास हाईएस्ट, वो कंट्री की हाईएस्ट बॉडी है जहां पर कानून बनते हैं, और ये जो लॉज बनते हैं ये सुप्रीम होते हैं, सबको मानने ही पड़ते हैं। तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उनको ये लगा कि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो प्रिंसिपल है, क्योंकि पार्लियामेंट की जवाबदेही होती है सरकार की लोगों के प्रति, तो ये पार्लियामेंट ही करेगा, क्योंकि लोग पूछ सकते हैं ना कि तुमने ऐसा कानून क्यों बनाया, तुमने ये क्यों किया। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जिसने सरकार बनाई है, जो पार्टी जीती है, वो जवाबदेही होती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नीति क्यों लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही बोला गया है कि जी एग्जीक्यूटिव जो लागू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट को। जो गवर्नमेंट है अगर वो चाहती है कि वो मेजोरिटी में रहे और वो काम करती रहे और प्रेसिडेंट उसको खारिज ना करे असेंबली को या पार्लियामेंट को, तो उनको जवाबदेही देनी पड़ती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको, जिनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो जवाबदेही देते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं, एक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि उनको चुन के लोगों ने भेजा हुआ है ना वहां पर। तो अगर किसी मेंबर को ये लगता है कि एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहा, तो वो अपना पल्ला छुड़वा सकते हैं, जिसके करते धीरे धीरे सरकार के अंदर जो लोग हैं जो उनका साथ दे रहे थे वो कम हो जाएंगे, मेजोरिटी में वो नहीं रहेंगे, हो सकता है वो लोग रिजाइन कर दें, तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि वो सरकार कमजोर हो जाती है और प्रेसिडेंट चाहे तो नए इलेक्शन करवा सकते हैं। अब पार्लियामेंट किस तरीके से सरकार के ऊपर कंट्रोल करती है, जो पार्टी जीत जाती है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाता है? मिनिस्टर लोगों को क्वेश्चन करके कि तुम कर क्या रहे हो, डिबेट करके, चर्चा करके, उस काम के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर वोटिंग करके, या फिर नो मेजोरिटी बिल पास करके। मतलब एक बिल आया है, एक प्रपोजल आया, उसके ऊपर आप बोलो कि नहीं हम इसमें हामी नहीं भर रहे, हम इसको अप्रूव नहीं कर रहे। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट बार बार नजर रखता है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, या पार्लियामेंट, या हम बोल सकते हैं बाकी की जो पार्टीज है, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो नजर रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं। ये हमारे पास दो हाउसेज हैं, लोकसभा और ये ले लीजिए राज्यसभा। लोकसभा में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, ये पार्टी जीतती है, इसका जो एक लीडर है वो हमारे पास बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इसी लोकसभा के अंदर कुछ लोगों को हम बोल देते हैं मिनिस्टर बना दिया जाता है, या बाकी पार्टी के लोगों को भी कोई ना कोई मिनिस्ट्री दे दी जाती है। ये पूरा इतना बड़ा 545 लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कुछ लोगों का गठन किया जाता है, कुछ मिनिस्टरों का, जिसे हम ये बोलते हैं कि वो लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, 4-5 लोग हो सकते हैं उसके अंदर, जो डेली बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर की मदद करते हैं, यहाँ से चुने जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो लोकसभा ऐसे पार्लियामेंट या लोकसभा, इसके अंदर आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक थोड़ा छोटा सर्कल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने मिनिस्टर हैं उसके अंदर एक और सर्कल आ जाता है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, कैबिनेट मिनिस्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं जो डेली काम करते हैं, क्योंकि जो इंडिया में बोला गया वो ये है कि पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलता है, एक बजट सेशन में, एक मिलता है मॉनसून सेशन में और एक विंटर सेशन में। तो जो बाकी का टाइम है वहां काम कैसे होगा, वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स काम करते रहते हैं। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है उसमें दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। अब ये नॉमिनल और रियल क्या है? रियल मतलब जो असली में काम कर रहा है, वो कौन काम कर रहा है डे टू डे बेसिस पे? प्राइम मिनिस्टर। जो नॉमिनल है, नाम के बैठे हुए हैं, जिनकी स्टैंप के बिना कोई काम नहीं चलता, वो प्रेसिडेंट है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको अपनी स्कूल से लेती हूँ। जैसे ये हमारा स्कूल है और ये हमारी क्लासरूम है। क्लासरूम में रियल काम कौन करता है? हमारा टीचर करता है, डे टू डे बेसिस पे टीचर करवाते हैं। लेकिन जो नॉमिनल है, नॉमिनल जो है वो हमारे आ गए प्रिंसिपल।
ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारे हो गए प्रेसिडेंट इंडिया के लिए, जो रियल काम करते हैं वो कौन हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो डे टू डे काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है एक संवैधानिक हेड है हमारे कंट्री के, जैसे प्रिंसिपल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री के। ये जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, जो चुनाव होते हैं, वो उसके लिए कौन सा बंदा खड़ा हो सकता है, किसी भी धर्म जाति कास्ट का खड़ा हो सकता है, बट ये है कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। इलेक्शन के टाइम पे मिनिमम एज, कम से कम उम्र उसकी 35 साल होनी चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब बैंक में कुछ तो पैसा होना चाहिए, उसका कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए जिसमें वो अपना बिजनेस कर रहा है सरकार स्टेट के अधीन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, मतलब उसकी कोई अपनी बिजनेस वाली चीज नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वो एक ऑफेंडर भी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जुर्म वगैरह नहीं होने चाहिए, केसेस नहीं चल रहे होने चाहिए। अब ये जो प्रेसिडेंट है, मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुना जाता है एक कमेटी बना के, जिसे हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये वो वाला कॉलेज नहीं है जहां हम जाते हैं, कमेटी को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब उस इलेक्टोरल कॉलेज, ये प्रेसिडेंट को चुनने के लिए सेंटर से जो लोग हैं, जिनको हम बोलते हैं एमपीज, इलेक्टेड लोग, सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने आपको बताया राज्यसभा में 12 लोग जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ चुने हुए जो एमपीज होते हैं, और चुने हुए स्टेट से जो एमएलए होते हैं स्टेट के भी, वो सब लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन नाम इंपॉर्टेंट याद करना जरूरी ये है कि सिर्फ इलेक्टेड लोग जो हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 5 साल का होता है। जो सबसे पहली प्रेसिडेंट बनी थी विमेन प्रेसिडेंट, वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अब प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक हेड है हमारे कंट्री का। प्रेसिडेंट को बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है। प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव सब पावर्स होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी मर्जी से पावर नहीं यूज कर सकता, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक्चुअली प्रेसिडेंट जो काम करता है ना, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल जो काम करते हैं वो टीचर्स की राय पे काम करते हैं, टीचर बोलते हैं ये कर लो ये कर लो, वैसे ही इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट काम करता है उसको एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर और उनका जो ग्रुप है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो मैंने आपको यहाँ पर सर्कल करके बताया था ना कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर कैबिनेट होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके प्रेसिडेंट को कोई भी डिसीजन लेने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट ने पूरे इंडिया के लिए डिसीजन लेना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन मदद करता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मदद करते हैं। अब हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम पे हमने देखा है प्रेसिडेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोएलिशन मतलब किसी एक पार्टी की बहुमत नहीं होती, 2 पार्टीज या 3 पार्टीज को जुड़ के सरकार बनानी पड़ती है। उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट जो है वो बताते हैं कि यार तुम अपना मेंबर को चुन के एक प्राइम मिनिस्टर चुन लो। जैसे 1998 के अंदर, 1999 के अंदर, 2004, ये 3 साल इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। आज की डेट में तो हम ये बोलते हैं प्रेसिडेंट जैसे प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के, एक रबर स्टैंप है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उनकी एक थप्पा ही लगता है, लेकिन इससे ज्यादा एक्टिव रोल प्रेसिडेंट प्ले करते हैं। उनके नाम पे ही सारी इंटरनेशनल जितनी फ्रेंडशिप्स होती हैं, दोस्तियां होती है, वो सब उनके नाम पे ही होती है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? जो पार्टी जो है सबसे ज्यादा वोट्स ले जाती है, उसका जो लीडर होता है पार्टी का, वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, और सबसे पावरफुल वो होता है गवर्नमेंट के अंदर। ये इंटायर जो पूरा का पूरा प्रशासन है उसी के इर्द गिर्द चलता है। जो एक्चुअल यूज है पावर्स का प्राइम मिनिस्टर का, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर किया है कि इंडिया का अगर प्राइम मिनिस्टर कंपेयर करना चाहते हो, उसके पास एक्चुअल पावर्स होती है जितनी प्रेसिडेंट के पास होती है यूएसए की। यूएसए को तो सबसे पावरफुल देश माना जाता है, उसके प्रेसिडेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए। तो अगर आपको यूएसए के प्रेसिडेंट को किसी के साथ इंडिया के अंदर कंपेयर करना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के। सारी पॉलिसीज बनाना, प्लानिंग करना, वो सब प्राइम मिनिस्टर के देख रेख में की जाती है। प्राइम मिनिस्टर ही चुनते हैं कि मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन होंगे। चुनाव वही करते हैं कि इन इन लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे मेन इंपॉर्टेंट काम, जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो तो आपके प्रिंसिपल सबको सर्टिफिकेट देते हैं ना, तो वैसे ही सर्टिफिकेशन जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, अपॉइंट उनको वो करते हैं, लेकिन चुनते प्राइम मिनिस्टर है। पर जब से हंग पार्लियामेंट की पिक्चर जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आई है, प्राइम मिनिस्टर की जो आइडेंटिटी है उसे धक्का लग गया।
सॉरी हंग पार्लियामेंट नहीं, हंग हाउस। हंग हाउस का मतलब क्या होता है, इसे हम हंग पार्लियामेंट इसलिए बोला है मैंने आपको क्योंकि इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती, तो जो सिचुएशन होती है वो ओवरऑल कंट्रोल में नहीं होती। एक ऐसी स्थिति जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी या एक अलायंस नहीं बन पाता, मेजोरिटी में नहीं आ सकता, उसे हम लटके हुए बोलते हैं, हंग हुए हुए। तो इसीलिए भाई एक पार्टी नहीं जीत पा रही चुनाव, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो दो तीन लोगों के साथ गठन करके, पार्टीज के साथ गठन करके हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी पार्टी के मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। हुआ क्या था 1996 के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको रिजाइन करना पड़ा था 2 हफ्तों के अंदर अंदर जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्योंकि ऐसी चुनौतियां आ रही थी कि यार कोई स्टेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा। वैसे ही 1989 से लेके 2009 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी, मतलब वही हंग पार्लियामेंट हो गया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वो कमजोर हो गई थी ना, क्योंकि एक पार्टी किससे बंदे को चुनोगे, बाकी लोग तो अपोज करेंगे ही करेंगे कि यार ये हमारी पार्टी से क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि हमारी पार्टी की भी तो उतनी वोट्स हैं या उतनी पोजीशन है, उतनी स्ट्रेंथ है, उतनी ताकत है जितनी बाकियों की है, तो उस पार्टी से क्यों प्राइम मिनिस्टर चुना गया। इवन 1989 के अंदर कोएलिशन गठन हुआ था गवर्नमेंट का और फिर सरकार बनाई गई थी। जब 14th और 15th लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने में हेल्पफुल हुई थी और उसकी अलायंस की मदद से सरकार बनी थी, मतलब बाकी लोगों की पार्टीज की मदद लेनी पड़ी थी सरकार बनाने के लिए कि आप भी आ जाओ तो अब हम बहुमत में आएंगे। तो ये जो मदद ली गई थी, अलायंस किया गया था दूसरों के साथ, उसे हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए। कि अकेली कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही है तो दो तीन और कमेटीज या सॉरी पार्टी जो है वो इकट्ठी आ जाए, सरकार बना ली जाती है। फाइनली 16th लोकसभा जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी अकेली पार्टी थी जिसने मेजोरिटी अटेन की थी और पार्लियामेंट के अंदर सीटें जो है वो जीती थी, जिसकी वजह से उनकी जो सरकार है वो बन पाई थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो 2024 में जो हो रहे हैं वो कौन से इलेक्शंस हैं। तो अभी हम ये बोलेंगे कि 2024 के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं वो 18th लोकसभा इलेक्शंस हैं। अब मैं आपको व्यूज देना चाहती हूँ पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के क्या थे प्रेसिडेंट के ऊपर, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं इंडिया के अंदर। देखो राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे और पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब जो राजेंद्र प्रसाद है वो हमेशा फेवर में थे कि यार प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर देनी चाहिए क्योंकि सेंटर पे स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पंडित नेहरू जो है वो भी ये बोलते थे कि हाँ सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, बट उनका पंडित नेहरू का पी से पंडित नेहरू का कहना ये था कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ज्यादा पावर होनी चाहिए इंडिया को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया की पॉलिसीज गवर्नमेंट वही चला रहे हैं। तो दोनों लीडर्स ने एक रिस्पेक्टिव रोल्स प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के चूज करने के लिए एक हम ये कह सकते हैं टर्म्स पे आए थे कि किसको ज्यादा पावरफुल किसको कम, ये छोड़ो एक अग्रीमेंट कर लेते। तो आज की डेट में जो पोजीशन है पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है कंट्री का कानून बनाने के लिए। अनडाउटेडली ये कहा जा सकता है कि ये तब से स्ट्रांग बना था जब से पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जो हैं वो पिक्चर के अंदर आए थे। बट अभी भी हमने ये देखा है कि जो रेपुटेशन है इंडियन पार्लियामेंट की वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही है, लोगों का इतना विश्वास नहीं है। एक टाइम था जब 10 लॉज भी जो है वो एक दिन में पास हो जाते थे, है ना। और पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है वहां पर शासन जैसे क्लास में मॉनिटर मेंटेन करते हैं ना डेकोरम, लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है जो बोलता है अरे चुप बैठो, ये करो वो करो। लेकिन आज की डेट में कोई कानून बन ही नहीं पा रहा है, एक भी लॉ पास नहीं हो पा रहे। एक टाइम था 10-10 पास हो जाते थे, अब तो एक दूसरे की निंदा करते जा रहे हैं। और लोग जो है मेंबर्स जो है वो आते भी नहीं है बैठने के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के लिए। जो पार्लियामेंट के अंदर कमेटीज बनती है लोकसभा में उनका नंबर भी गिरता जा रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट दुश्मनी होती जा रही है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं नीचे जाती जा रही है। डिबेट जो है इंपॉर्टेंट नेशनल मुद्दों पे नहीं होती, कोई डिबेट उस पे नहीं होती, बस एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। लॉज के ऊपर कोई अच्छी बात नहीं होती, देश की तरक्की कैसे करनी है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, बस चर्चा जो होती है वो एक दूसरे को नीचे खींचने की होती है। अब मैं बताना चाहती हूँ हंग पार्लियामेंट यहाँ पर बताया गया, बट मैं आपको पहले बताया था कि जो एक भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं आती, चुनाव नहीं जीत पाती और उनके पास इतनी सीट्स नहीं होती कि वो सरकार बना सके, उसको हम हंग पार्लियामेंट बोलते हैं।
तो ये हम इस वजह से बोलते हैं कि लटके हुए हैं। इस तरीके की जो सिचुएशन है वो अक्सर तब आती है जब हम ये बोलते हैं कि चलो जी सरकार जो है वो माइनॉरिटी में है, मतलब वोटें इतनी नहीं ले पाई। ये जो हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन है ना, ये काफी खतरनाक है हमारी पार्लियामेंट के लिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, क्योंकि इसकी वजह से लटके हुए हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, पॉलिसीज जो हैं वो गलत आ सकती है, क्योंकि लटके हुए ना, कोई एक पार्टी की तो जवाबदेही है ही नहीं है। इसीलिए आज की डेट में जरूरी ये हो गया है कि हम अपनी जागरूकता बढ़ाएं, देखें कि यार कौन सी पार्टी सही काम कर रही है और उसको चुने। हम अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को दोबारा से रिवाइव करें। पॉलिटिकल पार्टीज का जो नंबर है आज की डेट में, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज पिक्चर में आ गई है कि आप देखो, आपको खुद को पता नहीं होगा कि यार कितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 8 नेशनल पार्टीज हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, अगर आपको नाम सुनना है तो मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट करके एक और है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो गई, नेशनल पीपल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। ये 8 नेशनल पार्टीज है। स्टेट और रीजनल पार्टीज तो भूल ही जाओ, उनकी जो नंबर है वो तो हजारों में चल रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लोकल पार्टीज, जो छोटे लेवल पे पार्टीज हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है नेशनल पार्टी से। नेशनल 8 है, मैंने बताया, छोटे लेवल पे, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो हजारों में गिनती है। बट फिर भी हम कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज की सिचुएशन है, पार्लियामेंट की सिचुएशन है, वो ये प्रूव कर पा रही है कि यार गवर्नेंस का फेल हो रहा है। गवर्नेंस जो है प्रशासन चलाने में एकदम से असमर्थ हो रही है। तो उस चीज को देखने का, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपने क्वेश्चन आंसर्स जो इम्पोर्टेंट है उसकी वीडियो भी देख ली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर समझ आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।